Welcome back, friends, to yet another episode of Market Yatra, and I am Rukmini. हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी बार हमसे ये सवाल पूछा है टू मेक अ इफ वी कैन मेक अ वीडियो ऑन द की फैक्टर्स दैट ड्राइव द स्टॉक मार्केट। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे आज का एपिसोड बनाया जाए एंड लेट्स वेलकम अमर जी जो हमें इसके बारे में समझाएंगे एंड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव न्यूज शेयर करेंगे। वेलकम अमर जी। Yeah, thank you, Rukmini, and welcome, dear friends, to this another episode. हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे कोई भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। तो अमर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो स्टॉक मार्केट है इसको ज्यादातर लोग काफी कॉम्प्लेक्स मानते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करें एंड हमें थोड़ा बताएं कि किन किन बातों पर हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। जरूर रुक्मिणी, ये आपने सही कहा कि लोगों को स्टॉक मार्केट्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो कहीं हद तक उसमें सच्चाई भी है, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप जो रियल फैक्टर्स हैं उन पे आप ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री वी आर नॉट एन आइसोलेटेड नेशन, वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी में थ्री मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं। एक तो यूएस इकोनॉमी, दूसरा चाइनीज इकोनॉमी और थर्ड इज यूरोपियन इकोनॉमी। कि ये तीनों जो इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके भी आप बेसिकली थ्री पैरामीटर्स हैं वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं कि इनकी जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है। तो यूएस की जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है, चाइना की कैसी चल रही है, यूरोपियन यूनियन की कैसी चल रही है। उसमें प्राइमरली जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यही मेजर कंट्रीज हैं। तो ओवरऑल आप ये देखें। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। ऐसे इंडिकेटर्स तो हंड्रेड्स हैं, बट यदि मैं आपको मेजर बोलूं तो ये तीन पे आप नजर रखते हैं: जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट। तो आपको एक ओवरऑल सेंस मिल जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। इसके अलावा जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, वो एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट करता है, उसका भी इंपॉर्टेंस रहता है मार्केट्स पे। जैसे अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर का एक असर हमें बहुत ज्यादा मार्केट्स में देखने को नहीं मिला था। शुरुआत में उसका एक असर देखने को मिला था, लेकिन इस टाइप के जो इवेंट्स हैं या फिर चाइना ताइवान में कहीं कुछ मेजर इश्यू होता है, इसके अलावा यदि मिडिल ईस्ट में जहां से मेजर एक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होती है, वहां कुछ टेररिस्ट अटैक हो या इस टाइप का कोई इवेंट हो, तो इन सब का इफेक्ट मार्केट्स पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने अभी यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी के बारे में तो समझा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। और वहां यहाँ भी आप ये तीन चार फैक्टर्स पे ही नजर रखते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहा है। तो यू गेट अ वेरी गुड सेंस एंड आइडिया एज टू वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ लेटेस्ट जीडीपी फिगर या लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट या लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है वो नहीं, आपको ट्रेंड देखना है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से कैसा ट्रेंड आ रहा है। दैट गिव्स यू अ बिगर पिक्चर कि हाँ, ट्रेंड यदि अप का है इसका मतलब है कि ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, यदि डाउन ट्रेंड का है देन दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। तो आपको ये ट्रेंड एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। और आज के दिन ये सब सारा जो इंफॉर्मेशन है आपको बहुत ऑनलाइन या फिर न्यूज़पेपर्स में इजीली अवेलेबल रहते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो इन्हें आप जरूर एक बार देखिए, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, बट दैट विल गिव यू अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग globally. Thank you so much for all that information, sir, because this was very insightful. But sir, ये जो सारे pointers थे, ये आपने एक global level पर बताया। तो अगर आप हमें थोड़ा सा India specific factors भी बताएंगे, then that will be more helpful. डेफिनेटली। और यदि मैं इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करूं तो जो मेजर फैक्टर रहता है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो प्रो इंडस्ट्री है क्या, प्रो मैन्युफैक्चरिंग है क्या, प्रो ईज है क्या। तो ये सब हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। और कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड के,
दे गॉट वेरी ऑफ चाइना, और उन्होंने ये शुरुआत की कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो पहले उनके सारे कॉन्सेंट्रेटेड चाइना में थे, तो वो क्या अब चाह रहे हैं कि वो वहां से उसको डाइवर्सिफाई करें। एंड वी आर डेफिनेटली, इंडिया इज डेफिनेटली अ बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया को बनाना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको जो कंपनीज हैं उनको शॉप्स देना पड़ेगा, इंडस्ट्री शॉप्स देना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, तो ये सब पॉलिसीज के अंडर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा जो सेंट्रल बैंक रहती है किसी भी कंट्री की, जैसे यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व है, इंडिया में आरबीआई है, तो इनकी अपनी अपनी जो है वो इनकी पॉलिसीज रहती हैं। तो आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई को ये एक पॉलिसी मेजर रहता है कि वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। दूसरा, उन पे ये भी एक उनकी एक पॉलिसी मेजर रहती है कि कैसे ग्रोथ जो है वो सस्टेन हो और ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करे। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को बैलेंस करना पड़ता है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर अगेंस्ट द रूपी, ये जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, तो आरबीआई को कहीं वो इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज रूपी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अप्रिशिएट करता है तो भी दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाता है, मतलब रूपी की वैल्यू बहुत गिर जाती है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा करेंसी में फ्लक्चुएशन ना हो, ये भी आरबीआई जो है वो सुनिश्चित करता है और कोशिश करता है कि ये मैनेज हो सके। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक्स के जो एक्शंस होते हैं उनका भी एक मेजर इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस फेडरल रिजर्व ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किया था ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पोस्ट कोविड, जिसके कारण हम लोगों ने एक ऑल टाइम हाई और एक स्पेक्टेकुलर बुल रैली देखी जस्ट आफ्टर कोविड। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज जो हैं, दे जनरली गो हैंड इन हैंड। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपने काफी अच्छे से हमें ओवरऑल पॉलिसीज के बारे में बताया एंड साथ ही साथ आपने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया। तो इसको क्या आप और थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। या जरूर रुक्मिनी, तो यदि मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, तो दे बोथ प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनी इकोनॉमी एंड हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट्स। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बैंक्स की जो लेंडिंग रेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो कॉरपोरेट्स जिन रेट्स पे बोरो करते हैं वो रेट्स बढ़ जाते हैं, इंडिविजुअल्स जिस रेट पे लोन लेते हैं वो रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि कॉरपोरेट्स की जो इंटरेस्ट आउटफ्लो होती है, मतलब इंटरेस्ट जो उनको पे करना रहता है वो बढ़ जाता है, इंडिविजुअल्स को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है थ्रू देयर ईएमआई वो बढ़ जाता है। तो कॉरपोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट होती है और इंडिविजुअल्स की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो दैट हैज अ, आई वुड से, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट्स। देखिए, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेसिव बढ़ जाने में प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से यदि इंटरेस्ट रेट्स घटती हैं तो दैट मीन्स कि कॉर्पोरेट्स को अब कम लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंडिविजुअल्स को भी कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है थ्रू द ईएमआईज, तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है और कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट भी बढ़ती है। तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स एकदम कम हो या इंटरेस्ट रेट्स एकदम ज्यादा हो, कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी अ बैलेंस एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस की बात करो तो यूएस में बहुत समय ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट रहा। इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कभी भी 7% से कम, मतलब जनरली जो है लेंडिंग रेट्स वो कम नहीं रहते हैं। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने आप नहीं घटते पड़ते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन रेट ऑफ द कंट्री, कि आपका इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द प्राइस राइज ऑफ द मेजर एसेंशियल कमोडिटीज, जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन करती हैं कि क्या क्या कमोडिटीज उसमें आते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन जो है जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, उससे वो तय होता है। तो इन्फ्लेशन यदि आपका कम रहता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहेगा, इन्फ्लेशन यदि बढ़ते जाता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं, बिकॉज दे बोथ आर टाइड टुगेदर।
और यहाँ जो है सेंट्रल बैंक की और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रोल आ जाती है कि किस तरह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, यदि 8%, 10% और हायर साइड पे इन्फ्लेशन हो, तो कुछ कंट्रीज में तो 100%, 200% भी इन्फ्लेशन है, बट दे आर इन अ वेरी बैड शेप। तो इन्फ्लेशन आपका यदि 5%, 6%, जैसे आरबीआई ने एक टारगेट रेट रखा है कि 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन ना जाए, सो दे ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू दैट एक्सटेंट। तो इन्फ्लेशन यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन दैट, बिकॉज उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स भी आपके बढ़ जाएंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। उसी तरह से यदि इन्फ्लेशन आपका गिरता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी गिरते हैं, सो दैट आल्सो ओवरऑल इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी गिर जाए, सो दैट मीन्स कि वो जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक बैलेंस होता है, और इनका इफेक्ट मार्केट्स पे बहुत रहता है। और मार्केट्स जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा, बहुत हाई इन्फ्लेशन, उनको मालूम है कि कभी हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत लंबे समय तक वो हाई इन्फ्लेशन रह रहा है, एंड दैट आल्सो इज नॉट गुड। इसलिए मार्केट्स जो है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, इन दोनों को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। आप भी इसको मॉनिटर कीजिए और इसे ट्रेंड, जैसा मैंने कहा, मंथली ट्रेंड के रूप में देखिए, सो दैट गिव्स यू अ बेटर पिक्चर। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना डिटेल में हमें बताया, बी इट पॉलिसीज के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, एज वेल एज इन्फ्लेशन के बारे में। तो सर, इनके अलावा कुछ और फैक्टर्स या पॉइंटर्स है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, इनके अलावा कुछ और तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एफआईआई डीआईआई डेटा। ये दो बड़े मेजर आई वुड से ब्लॉक्स हैं इन इन द स्टॉक मार्केट्स। तो एफआईआईज जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वो पैसा डाल रहे हैं कि पैसा निकाल रहे हैं, इज देयर इनफ्लो और इज देयर आउटफ्लो। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ डेली आप फिगर्स न भी देखें, लेकिन यदि आप वीकली देखें कि वीकली पूरे वीक में क्या रहा उनका ट्रेंड, इनफ्लो रहा कि आउटफ्लो रहा, और वो ट्रेंड वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ कैसा रह रहा है, दैट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा। इसके अलावा डोमेस्टिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं, वो पैसा डाल रही हैं या पैसा निकाल रही हैं, बिकॉज दे आर मेजर पार्टिसिपेंट्स। तो इनका एक इफेक्ट तो डेफिनेटली मार्केट्स पे रहता है, तो इस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। साथ में वीकली और मंथली ट्रेंड इनका आप देखिए, एंड दिस डेटा इज वेरी इजिली अवेलेबल एवरीवेयर, तो ये डेटा पे आप जरूर नजर रखें। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक क्रूड ऑयल, कि जो क्रूड ऑयल है, आई वुड से दैट इज टिल इवन टुडे दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो क्रूड ऑयल मींस एनर्जी प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो यदि बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, सब चीज का कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। और यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन भी घट रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी घट रहे हैं। तो एक क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आप यदि नजर रखते हैं तो दैट गिव्स यू अ गुड आइडिया, बिकॉज दैट इज अ बैरोमीटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल। क्योंकि यदि एनर्जी की डिमांड तब बढ़ती है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जब कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रही है, और एनर्जी की डिमांड घटती है जब ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग हो या कंजम्पशन हो, उसमें जो है एक गिरावट देखने को मिलती है। तो आप ज्यादा नहीं, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे चल रहे हैं यदि आप डेली नहीं देखते हैं, वीकली देखिए, वीकली मंथली आप देखते हैं, तो यू गेट अ फेयर आइडिया। इसके अलावा लास्टली गोल्ड प्राइसेस पे जरूर एक नजर रखें, बिकॉज गोल्ड जो है दैट इज कंसिडर्ड अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड इज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन एसेट। मतलब बहुत, यदि दुनिया में आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में एक टर्मोइल आ गया है, तो मनी विल स्टार्ट रशिंग इनटू गोल्ड। तो यदि सबसे पहले आप गोल्ड को देख, गोल्ड को भी देखते हैं, गोल्ड में यदि प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगे, इसका मतलब है देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स, जो शायद सब लोगों को पता नहीं है। तो गोल्ड पे एक नजर आप रख सकते हैं, एंड गोल्ड एनीवे शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, सम पार्ट शुड बी इन गोल्ड। तो क्रूड ऑयल और गोल्ड, इन दोनों पे भी आपकी प्राइसेस पे नजर रहे। तो ये सब जो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए, इन पे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, दे आर इजिली अवेलेबल। यदि आप वीकली भी इनको ट्रैक करते हैं तो यू गेट अ बेटर सेंस ऑफ व्हाट द ग्लोबल इकोनॉमी इज डूइंग एंड व्हाट द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग। तो इन सारे जो मेजर फैक्टर्स हैं, इनका असर हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है। तो जब ये फैक्टर्स पॉजिटिव रहते हैं तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब ये फैक्टर्स नेगेटिव रहते हैं तो हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। और कभी ऐसा भी होता है कि फैक्टर्स मिक्स्ड रहते हैं, तो वी सी अ sideways or consolidation in the markets. Thank you so much, Amar sir. इतने सारे आप, this was such a insightful session.
for me as well as for all our viewers. Thank you so much for sharing all of this knowledge. I'm sure it has helped our viewers for today. Thanks, Rukmini, and best of luck to our viewers. I hope आप सभी को आज का एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा and काफी insightful भी लगा होगा. If you still have any further questions, then do let us know in the comments below and we are happy to help. I'll see you again in the next episode, and this is me, Rukmini Saha, signing off. Till next time, happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.